हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर से एक न्यू लेक्चर सीरीज का शुरुआत की है जिसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स को सॉल्व करेंगे गेट 2020 के क्वेश्चन पेपर से। इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 33, 38 एंड 43 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से आए थे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था गेट 2020 के एग्जाम पेपर से। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां से जाके आप अपने इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेट 2020 में जो फ्लूइड मैकेनिक्स से सबसे पहला क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, वो था क्वेश्चन नंबर 16। A rigid spherical particle undergoes free settling in a liquid of density 750 kg per meter cube and viscosity 9.81 into 10 to the power minus 3 Pascal second. Density of particle is 3000 kg per meter cube and the particle diameter is 2 into 10 to the power minus 4 meter. Acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. Assuming Stokes law to be valid, the terminal velocity of the particle is। तो इस क्वेश्चन में आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। किसी भी पार्टिकल की फॉलिंग वेलोसिटी जब मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो जाए, मींस जब किसी भी पार्टिकल का गिरते समय एक्सेलरेशन 0 हो जाए, एंड दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। तो यहां पर mg का जो फोर्स होता है ग्रेविटी का वो डाउन साइड लगता है, बायंसी फोर्स होता है वो अप साइड लगता है, और जो ड्रैग फोर्स होता है वो भी अप साइड लगता है। तो आपको जब तीनों फोर्स को बैलेंस करेंगे तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो होगा कुछ इस तरीके से 1/18 म्यू इंटू जी डी स्क्वायर रो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इस फॉर्मूले में आपको बस वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए तो आप इन वैल्यूज को रख दीजिए। देखिए v के फॉर्मूले में आप रखेंगे तो 1/18 म्यू, म्यू की वैल्यू है 9.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एंड यहां पर g की वैल्यू क्या है 9.81। डायामीटर जो है वो आपको दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको दी है 3000 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विच इज 750। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल कर आएगी 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप टिक कर देंगे ऑप्शन बी डी से। तो आपको 1 मार्क आपके पॉकेट में आ गया। चलिए कितना आसान सवाल था आपने देखा, सिर्फ आपको इसमें एक फॉर्मूला फिट करना था। अगर आपको पहले से याद होगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, वरना आप इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करके अपने इस फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आएगी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया था कंसीडर एन इनकम्पेरेसिबल फ्लो ऑफ अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी फ्लूइड ओवर अ स्मूथ थिन एंड वाइड फ्लैट प्लेट। द फ्री स्ट्रीम फ्लोज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द प्लेट along its length and its velocity is constant.
Value of Reynolds number at a distance of 2 meter from the leading edge of the plate is 8000. The flow within the boundary layer at a distance 1 meter from the leading edge of the plate. A option is laminar, B is turbulent, C is transition from laminar to turbulent and D is inviscid. तो मैं आपको बताता हूं फ्लैट प्लेट का जो केस था, मैंने आपको जो बताया था हीट ट्रांसफर की थर्मल बाउंड्री लेयर और वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के केस में, तो वहां मैंने आपको बताया था जो फ्लैट प्लेट में रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है, अगर 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5 से कम होगी तो उसको बोला जाएगा लेमिनार, और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5 से ज्यादा होगा तो उसको बोला जाएगा टर्बुलेंट केस। तो यहां पर आपका जो लेमिनार फ्लो की वैल्यू है वो है 10 टू दी पावर 5 से कम होना चाहिए, और आपकी जो पूरी प्लेट है यहाँ पर वो है 2 मीटर की। ओके, 2 मीटर की उसकी पूरी लेंथ है, और इस पूरी लेंथ पर इसकी वैल्यू जो है वो 8000 है। ठीक है, 8000 इसकी वैल्यू है, तो 1 मीटर पे भी क्या होगी, 8000 ही होगी या उससे कम होगी, तो कम वाली वैल्यू के लिए लेमिनार ही इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपका राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, इतना आसान था। आपको हार्डली इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकंड लगेंगे या 10 सेकंड में आप इसको आंसर को फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। देखिए, अगले सवाल से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन प्रेस करके, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। आपको गेट की पूरी प्रिपरेशन की वीडियोस एमिनेंस क्लास पे मिलेंगी, साथ ही साथ हर वीडियो लेक्चर में आपको नोट्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको मिलेंगे, जिससे कि आपकी गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। चलिए पढ़िए इस सवाल को। कंसीडर स्टडी लेमिनार fully developed flow of an incompressible Newtonian fluid through true horizontal straight pipe 1 and 2 of a cross section, circular cross section. The volumetric flow rate is both in the both pipe are same. The diameter of pipe 2 is twice the diameter of pipe 1. D2 is equal to 2D1. The ratio of shear stress at the wall of pipe 1 to the shear stress at the wall of pipe 2. देखिए, आपने सवाल को पढ़ा तो आपको 3-4 बातें आपको नोट करनी है। सबसे पहले जैसे कि पहली बात है लेमिनार, आपने लेमिनार कर लिया नोट। उसके बाद आप नोट करिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, आपने ये कर लिया। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज सेम फॉर बोथ द पाइप, तो दोनों ही केस में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम है। और उसके बाद आपको जो पूछा गया है शेयर स्ट्रेस एट द वॉल एट पाइप 1 और सेकंड के लिए, तो उसका रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले आप लेमिनार केस के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन जानते हैं जिसमें शेयर स्ट्रेस भी आए और आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी आए। तो लेमिनार फ्लो में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 128 म्यू एल डेल्टा पी डी टू द पावर 4, ये होता है। आपको इतना पता है। चलिए, आपको लेमिनार में जब आप किसी भी क्रॉस सेक्शनल पाइप के लिए जब बात करते हैं, जब आप क्रॉस सेक्शनल पाइप के लिए बात करते हैं तब वहां पर जो लेमिनार केस है, स्पेशली बता रहा हूं बार बार मैं आपको फोकस करके, क्योंकि इसी वर्ड को पकड़ना है। तो लेमिनार केस में जो टाउ की जो प्रोफाइल बनती है वो होती है -r/2 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू माइनस ऑफ डी डेल्टा पी बाय एल। अगर आप पूरे पाइप को कंसिडर करेंगे
कंसीडर होल पाइप, तो आप डेल्टा एक्स की जगह एल यूज करिए और आर बाई टू की जगह डी यूज कर लीजिए, डी इज अ डायामीटर। ठीक है, तो देखिए आप डेल्टा पी बाई एल को जब टाउ बाई डी से रिप्लेस कर देंगे, अब जो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 128, ये तो ऐसा का ऐसे रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, टाउ बाई डी इंटू डी टू दावर 4। ठीक है, ये तो है, और यहां पर ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां तक बात क्लियर है। और इस डी से आप इस डी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 128 मल्टीप्लाई टाउ डी टू दावर 3, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बोला गया है Q1 इज इक्वल टू Q2, ये आपको बोला है, आप इस फॉर्मूले को रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टाउ वन D1 टू दावर 3 इज इक्वल टू टाउ टू डी टू दावर 3। ठीक है, और D2 की वैल्यू दी है 2D1, क्या दिया है, D2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाउ वन डिवाइड बाई टाउ टू इज इक्वल टू 2 टू दावर 3 विच इज इक्वल टू 8। अगर आप इस रिलेशन को जरा भी मिस्टेक कर देंगे तो आपका आंसर देर नहीं लगेगा 0.25 आने में या कुछ और आने में, 2 4। तो ये सभी ऑप्शन आपको अपने इसमें मिल जाएंगे, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा, डी विच इज इक्वल टू 8। तो आपको ये क्वेश्चन फिलिंदा ब्लैंक में आए या ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला हो, आपको हमेशा अवेयर और कॉन्शियस रहना है कि आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं लगी है। आपको सबसे पहले लेमिनार फ्लो, आपने इसको पकड़ा, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में जो फॉर्मूला होता है आपने उसको लिख दिया। अब आपने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में ही टाउ का जो रिलेशनशिप होता है डेल्टा पी के साथ, आपने इसको लिख दिया और डेल्टा पी वाई एल को रिप्लेस कर दिया। यहां से आपने टाउ डी को रखकर, दो केस थे दोनों में वैल्यू रख दी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिना परेशानी के आपने आंसर पा लिया। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। गेट 2020 में जो भी क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन बहुत लॉजिकल थे, मींस उसमें आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो इसलिए आप अपने क्वेश्चन पेपर में अवेयर रहिए कि आपसे क्वेश्चन पेपर पूछना क्या चाहता है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे तो आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, तो चलिए जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 36 भी हो जाएगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और किसी भी बड़े क्वेश्चन को देख के डरिएगा नहीं। मतलब गेट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी होती है, देखिए वो स्टूडेंट से चाहते हैं कि बच्चा अपना माइंड यूज करे, बच्चा अपनी कामनेस, अपना कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ शो करे। तो जब क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन की लेंथ देख के डर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ना है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उन क्वेश्चंस को राइट आंसर तक लाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स अ फ्लो एक्सपेरिमेंट with Bingham plastic under fully developed laminar flow conditions in a tube of radius 0.01 meter with a pressure drop 10 kilopascal over tube length 1 meter. The velocity profile is flat for r is less than rc and parabolic for r is greater than equal to rc as shown in figure। rc की लेंथ क्या दी है, यहां तक दी है। यहां जब बेस जो सेंटर लाइन है, तो जब आप सेंटर लाइन से rc की वैल्यू तक जाएंगे तब जो वेलोसिटी की प्रोफाइल है वो है फ्लैट, और जब rc से ज्यादा जाएंगे तो वेलोसिटी की प्रोफाइल होगी पैराबोलिक। ठीक है, चलिए अब इसके आगे पढ़िए। कंसीडर r एंड x एज द रेडियल एंड एक्सियल डायरेक्शंस
The shear stress is finite as r approaches to 0. A force balance results in the following equation: d r tau rx upon dr equal to r minus of delta p upon l, where tau rx is shear stress. If rc is equal to 0.001, then the magnitude of yield stress for this Bingham plastic. तो आपको पूछा है मैग्नीट्यूड यील्ड स्ट्रेस का जब वो बिंगम प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा हो, यानी कि आपको कितना शेयर स्ट्रेस लगा किसी भी फ्लूइड को मोशन में लाने के लिए, उसी को बोला जाता है यील्ड स्ट्रेस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखिए आप जब ग्राफ पढ़ते हैं तो यहां पर होता है वेलोसिटी का, ओके, du ओवर dy, और यहाँ होता है टाउ का। तो यहां से जब शुरू होता है ग्राफ वो होता है बिंगम प्लास्टिक का, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू आई है 0 से लेके यहां तक, इसको बोला जाता है यील्ड स्ट्रेस। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या जानना है कि फ्लो स्टार्ट होना कहां से शुरू हुआ, वहां तक की वैल्यू में आपको जो भी स्ट्रेस लगा उस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप मुझे बताइए, सेंटर लाइन पर 0 है वेलोसिटी, ठीक है, और ये मोशन में आना कहां शुरू हुई है, आरसी के बाद। तो आपको यील्ड स्ट्रेस जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है सेंटर लाइन से आरसी तक, यानी कि 0 से आरसी तक की वैल्यू को कैलकुलेट जब आप करेंगे टाउ के रिस्पेक्ट में, तब जो वैल्यू आएगी उसको आप बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा अगर आपने इतना सा समझ लिया, क्योंकि आपको इक्वेशन दी गई है। तो जो आपको इक्वेशन दी है वो है डी बाई डी आर आर टाउ आर एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ आर डेल्टा पी बाई एल, ओके। तो डी आर को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, आर टाउ आर एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ आर डेल्टा पी बाई एल डी आर, बोथ साइड आप इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 टू आरसी तक। तो यहां पर क्या होगा, डिफरेंशिएट हट जाएगा, आरसी टाउ आर एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आरसी हो जाएगा, और डेल्टा पी बाय एल, ठीक है। बस आपको यहां पर रख देना है, आरसी से आरसी कैंसिल आउट, तो टाउ आर एक्स की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ आर सी डिवाइड बाई 2 डेल्टा पी बाई एल। अब आपको जो इक्वेशन दी गई थी ना, उस इक्वेशन में जो वैल्यूज थी आपको बस वो रखना है। तो आप यहाँ पे टाउ आर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सी ऑफ 2 आर सी डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ डेल्टा पी बाई एल, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप यहाँ पर वैल्यू माइनस में आएगी। तो देखिए जब आप वैल्यू रखेंगे आर सी की तो वो क्या है 0.001 मीटर डिवाइड बाई 2, एंड जब आप प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू रख देंगे तो उसको रखना है किलो पास्कल से पास्कल में, एंड लेंथ की वैल्यू दी है 1 मीटर। तो जब आप टाउ आर एक्स की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल कर आएगा 5 पास्कल। बस आपको इतना सा सॉल्व करना था और आपका आंसर बस मान लीजिए 30 सेकंड से 50 सेकंड एट मोस्ट आपको इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में लगेंगे, जिससे कि आप यहाँ पर अपने राइट आंसर 5 को टिक करेंगे, बी ऑप्शन को, और आपका आंसर 5 पास्कल आ जाएगा। आप बताइए मैंने इसमें क्या किया, मैंने सिर्फ आपको यहाँ ये समझाया है कि व्हाट इज यील्ड स्ट्रेस। अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू गलत लगा देते, यील्ड को आप ये समझ लेते
कि पूरी वैल्यू 0 से अप टू दैट आर जो पूछा जा रहा है अगर उसको कैलकुलेट कर देते, या फिर आप 0 टू आर सी लगाते और 0 टू आर लगाते और उसको माइनस कर देते तो कुछ डिफरेंट आंसर आता। तो ये सारी अप्रोच गलत थी। आपको सबसे पहले यील्ड स्ट्रेस पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंटीग्रेशन किया है एक लाइन का, आरसी की वैल्यू रखी है और बस जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी उसको रख के 5 का आंसर आ गया और आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को फ्लूइड मैकेनिक्स के। गेट में पूछा गया फ्लूइड मैकेनिक्स के सेक्शन से अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 43। एंड क्वेश्चन नंबर 43 आप देखेंगे, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रिंट होकर आया था, तो फिर से आप डरिएगा नहीं, आपको हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और आंसर लेके आना है। तो यहाँ पर आपको दो टैंक बनाकर बताए हैं, टैंक 1 एंड टैंक 2। यहाँ पर एक पंप है जिसको फिट किया है एक पाइपलाइन से और इस पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन किया है दूसरे वाले पंप, पहले टैंक से दूसरे टैंक में। ठीक है, चलिए दोनों सरफेसेस जो फ्री सरफेस है टैंक 1 एंड टैंक 2, उसका जो डिफरेंस है वो दिया है 5 मीटर। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, लिक्विड वाटर इज पंप्ड एट अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्रॉम टैंक 1 टू टैंक 2। ठीक है, इतना तो हम समझ ही गए, टैंक 1 से टैंक 2 पे पानी जा रहा है। बोथ द टैंक्स आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर। The total frictional head loss for the pipe system is 1 meter of water. ठीक है, in additional the use the following data and assumptions: density of water 1000 kg per meter cube, acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square, efficiency of pump is 100%, and the liquid surfaces in the tank have negligible velocities। ठीक है, आपसे पूछा गया है द पावर सप्लाइड इन वॉट्स बाय द पंप टू द लिफ्ट वाटर। ओके, टू लिफ्ट द वाटर, यानी कि पंप की जो पावर है वो कितनी लगेगी इस पानी, इस वाटर को सप्लाई करने के लिए फ्रॉम टैंक 1 टू टैंक 2। तो आपको यहाँ पर 3-4 सेक्शंस को हमेशा याद रखना है। देखिए आपसे बोला गया है ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल दिया नेग्लिजिबल वेलोसिटी। तो देखिए ओपन टू एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? ओपन टू एटमॉस्फेयर का जो मतलब होता है वो होता है P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पर जो पाइपलाइन यूज हो रही है उसका डायामीटर चेंज नहीं हो रहा, डायामीटर ऑफ पाइप डज नॉट चेंज, सो V1 इक्वल टू V2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं फ्री सरफेस जो अपनी बेस लाइन है, मैं अगर टैंक 1 के सरफेस को मान लूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। तो बस आपको टैंक 1 के फ्री सरफेस और टैंक 2 के फ्री सरफेस के दोनों पॉइंट के बीच में आपको लगाना है बर्नौली इक्वेशन। ये आपका फ्री सरफेस 1 हो गया और ये आपका पॉइंट 2 हो गया। तो आप इन दोनों सेक्शंस पर बर्नौली इक्वेशन को फिट कर दीजिए। जब आप बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हैं एनर्जी यूनिट्स में, तब जो बर्नौली इक्वेशन निकल कर आती है वो किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूं। बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। तो देखिए आप यहां पे क्या लिखेंगे, P1 अपॉन रो ऑफ वाटर V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G ऑफ ग्रेविटी Z1 प्लस ईटा WP पंप ईटा WP
इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2 प्लस GZ2 प्लस GHF। अब देखिए आपको वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं। ये जो यहाँ पर हर यूनिट है, मतलब इसकी यूनिट, ये सब जूल पर केजी में हमने इसको कैलकुलेट करके रखा है। जनरली इसकी यूनिट मीटर में भी होती है, तो जब मीटर में होती है तब आप P1 अपॉन रो जी लिखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उनकी यूनिट कैसी है। ठीक है, तो जब ओपन एटमॉस्फेरिक था तो इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी भी वैल्यू 0 थी। V1 इक्वल टू V2 था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। Z1 को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है तो ये 0 है, और ईटा की वैल्यू कितनी दी है 100%, तो वो 1 आ गया। मल्टीप्लाई WP इक्वल टू जी की वैल्यू आपको दी है 9.81। ठीक है, अब देखिए इस केस में जो टैंक 2 है वो पहले सरफेस लाइन से, मतलब बेस लाइन से कितना ऊपर है, 5 मीटर है, तो आपने लिख दिया G इंटू 5 लिख दिया, प्लस G की वैल्यू कितनी है 9.81। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल हेड लॉस, ये जो फ्रैक्शनल हेड लॉस है ना, आपको दिया है 1 मीटर, तो देखिए आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो WP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 58.86 जूल पर केजी। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मैंने यहाँ 1 डायरेक्टली कैसे लिख दिया। देखिए यहाँ पर मैंने जो टर्म्स थे, मीटर की यूनिट थी, मैंने उसको कन्वर्ट किया है जूल पर केजी की यूनिट्स में। ठीक है, तो इसके लिए ये जो जी का मल्टीप्लिकेशन है वो लगाया जाता है। अब आपसे जो डायरेक्टली पूछा गया है आप बस उसको लिख दीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पावर इनपुट टू द फ्लूइड बाय द पंप इन वॉट्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m डॉट WP, और यहाँ पर जो m डॉट है वो है मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। जो मास फ्लो रेट है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी पर सेकंड, लेकिन आपको यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दी है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी का तो आपकी जो यूनिट निकल कर आएगी वो केजी पर सेकंड ही आएगी, और WP आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो Q की वैल्यू है 0.02 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 58.86, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1177.2, और यही आपका राइट आंसर है। आप इसको फिल इन द ब्लैंक में फिल करेंगे अप टू दैट 1 डेसिमल, और जो आपको रेंज दी थी क्वेश्चन में, जो आपको रेंज दी थी वो थी 1175 टू 1180, तो इसके बीच का आप कोई भी आंसर अगर फिल करेंगे तो उसको वो करेक्ट कंसीडर करेंगे, जिससे कि आपको 2 मार्क्स आपके काउंट होंगे। देखा आपने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी तरीके से, बस आपने एक बार बर्नौली की इक्वेशन लगाई है और उस इक्वेशन में दी हुई कंडीशंस को रखा है, जो भी टर्म्स 0 हो रहे थे उनको 0 किया है, और जो भी टर्म्स की वैल्यू दी गई थी उनको रखकर कैलकुलेट किया है। ये WP की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आप इसको आंसर फिल मत कर दिएगा। अगर आप WP को कैलकुलेट करेंगे तो ये एक अधूरा आंसर और एक गलत आंसर है, WP को हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग WP को डायरेक्टली सॉल्व करके रख के आ जाते हैं और फिर घर पर आके चेक करते हैं तो उनका आंसर गलत होता है, तो वो सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो आपको एक स्टेप आगे जाना है, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो इसके आपको राइट आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये थे अभी तक के फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो गेट 2020 में पूछे गए थे। अगली वीडियो में हम गेट 2020 सॉल्यूशन में मास ट्रांसफर सब्जेक्ट को देखेंगे, जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर बार
केमिकल इंजीनियरिंग गेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। मैं अपनी तरफ से आपके उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।